हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं माया कराड़िया फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम बात करने वाले हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। गाइस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वंशागति का आणविक आधार कक्षा 12th का आपके चैप्टर 6 का टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एलेक्स जेफरी ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की। बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे बहुत क्रिमिनल केसेस को सॉल्व किया गया है, बहुत पैतृक विवादों को सुलझाया गया है। एलेक्स जेफरी ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की। हर इंसान के डीएनए की यदि हम बात करते हैं तो डीएनए में 99.9 पार्ट सेम होता है हर इंसानों में, लेकिन 0.1% पार्ट जो होता है ये डिफरेंट होता है। यानी एक इंसान को दूसरे इंसान से डिफरेंट आइडेंटिटी का पता लगाना है, पहचान करना है व्यक्ति की, एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से, तो इस 0.1% भाग से पहचान की जा सकती है। और ये वो 0.1% भाग जो होता है हर इंसान में अलग, इसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। इसको सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। 0.1% भाग में रिपीटेटिव यूनिट्स होती है, रिपीटेटिव सीक्वेंस होती है, जो कि हर इंसान के अंदर अलग अलग होती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। इसीलिए पैतृक विवादों को सुलझाने में, कई क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का रोल होता है। यदि रिपीटेटिव सीक्वेंस भी सेम हो दो व्यक्तियों में, मान लीजिए किसी व्यक्ति में ATGC इस तरह की सीक्वेंस है और दूसरे व्यक्ति में भी ATGC इस तरह की सीक्वेंस है, रिपीटेटिव सीक्वेंस भी सेम हो, तो उसमें नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स अलग होगी। यानी ये सीक्वेंस कितनी बार आ रही है, ये सीक्वेंस डिफरेंट होगी। इसलिए ये जो है रिपीटेटिव सीक्वेंस, ये व्यक्ति की पहचान बनती है। रिपीटेटिव यूनिट्स अलग होगी। जैसे किसी व्यक्ति में यदि 50 बार है तो दूसरे व्यक्ति में ये 52 टाइम्स हो सकती है। इसलिए रिपीटेटिव यूनिट्स के आधार पे भी व्यक्ति की पहचान बनेगी। रिपीटेटिव सीक्वेंस हालांकि डिफरेंट होती है, लेकिन यदि रिपीटेटिव सीक्वेंस भी सेम है तो नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स अलग होगी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब बात आती है कि बेटा ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है, इसका सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत है कि डीएनए में कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं। डीएनए में, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर डीएनए में कुछ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस होती हैं जिन्हें हम रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस कहते हैं, जो कि हर इंसान की पहचान बनती है। इस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आज हम प्रोसेस भी पढ़ेंगे और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस तरह से व्यक्ति की पहचान बनती है, कैसे क्रिमिनल केसेस को सॉल्व किया जाता है, ये आज आप इस वीडियो में देखेंगे। तो बेटा नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए, आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आएगा कि किस तरह से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से डीएनए, जो कि एक बहुत बड़ा साइज में स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, और इस डीएनए कि किस तरह से बारीकी से जांच होते हुए व्यक्ति के अंदर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से इस सेगमेंट को, डीएनए सेगमेंट को फिंगरप्रिंटिंग में लेते हुए व्यक्ति की पहचान की जाती है और क्रिमिनल केसेस को सॉल्व किया जाता है। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आपका बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब कंप्लीट डीएनए को सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, बेटा ध्यान रखिए, जब डीएनए को अपकेंद्रण किया जाता है, सेंट्रीफ्यूज किया जाता है,
तो अपकेंद्रण से डीएनए के स्ट्रक्चर में 2 पीक प्राप्त होती है। ऐसे कई पीक प्राप्त होती है, जैसे कि ये डीएनए है इस तरह का, और इनमें 2 पीक प्राप्त हुए, और वो 2 पीक किस तरह की होगी? बल्क डीएनए की और सैटेलाइट डीएनए की, ये 2 पीक प्राप्त होती है। अब इस बल्क डीएनए में क्या होता है? इसमें होता है 99.9% भाग, और इसमें होता है सैटेलाइट डीएनए में 0.1% पार्ट। चलिए, ये बल्क डीएनए जो कि मोस्टली व्यक्तियों में सेम होता है, इस तरह से शिखर बनते हैं, तो ये 99% भाग का शिखर है, और ये 0.1% जो कि डिफरेंट होता है प्रत्येक व्यक्तियों में, ये होता है सैटेलाइट डीएनए। अब इस सैटेलाइट डीएनए के भी 2 पार्ट्स होते हैं, और 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं? माइक्रोसैटेलाइट, माइक्रोसैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट डीएनए। समझ में आ रहा है? इस सैटेलाइट के भी 2 पार्ट्स हैं, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। अब देखिए, इसमें 3 बातें ली हुई है कि जिसमें माइक्रो और मिनी सैटेलाइट को हम डिफरेंट अलग अलग कर सकते हैं। किस किस आधार पे? बेस कंपोजिशन के आधार पे, यानी कि नाइट्रोजनस बेस कंपोजिशन की क्या कंडीशन? किस डीएनए में कौन सा बेस ज्यादा पाया जाता है, ये बेस कंपोजिशन हो गई। इसके अलावा है लेंथ ऑफ डीएनए सेगमेंट, तीसरा है रिपीटेटिव नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। समझ में आ रहा है? तो चलिए, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट डीएनए को हम देखते हैं कि इनमें कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस अलग अलग हैं। नाइट्रोजनस बेस के आधार पे मैं आपको क्लियर करती हूँ कि नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं। माइक्रो सैटेलाइट में एडेनिन और थाइमिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और मिनी सैटेलाइट के अंदर ग्वेनिन और साइटोसिन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है। अब बेटा, डीएनए सेगमेंट की लेंथ की बात करें, पहले हम देखते हैं कि रिपीटेटिव यूनिट्स में 2 से 6 बेस पेयर्स माइक्रो सैटेलाइट डीएनए में पाए जाते हैं। रिपीटेटिव यूनिट्स में एक रिपीटेटिव यूनिट में यह है 2 से 6 बेस पेयर पर रिपीटेटिव यूनिट में, यानी एक रिपीटेटिव यूनिट में 2 से 6 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। और मिनी सैटेलाइट में 10 से लेके 100 बेस पेयर्स पाए जाते हैं पर रिपीटेटिव यूनिट। समझ में आ रहा है? चलिए, नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स माइक्रो सैटेलाइट डीएनए में हो सकती है 10,000 से 100,000 तक। चलिए, मिनी सैटेलाइट में होती है 500 से 30,000। इस तरह से माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट डीएनए को, सैटेलाइट डीएनए के 2 टाइप्स हो गए, माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट। बेटा, एक बात ध्यान रखिए कि इस मिनी सैटेलाइट डीएनए का फिंगर प्रिंटिंग में उपयोग होता है, और इसको हम कहते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट, जो प्रत्येक इंसान में अलग अलग होता है। इसी को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में यूज करते हैं। क्लियर हो रहा है? इसी को डीएनए फिंगर प्रिंटिंग में
यूज करते हैं, क्योंकि ये हर इंसान में अलग अलग होता है। तो आप इनको साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए, ताकि इसकी प्रोसेस मैं आपको क्लियर करूं कि कैसे डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग होगी। इस मिनी सैटेलाइट डीएनए से व्यक्ति की पहचान किस तरह से होगी, कैसे क्रिमिनल केसेस को सॉल्व किया जाएगा। ये जो मिनी सैटेलाइट डीएनए होता है, इसी से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किया जाता है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, VNTR, इसी को बोलते हैं बेटा मिनी सैटेलाइट डीएनए को। VNTR मिनी सैटेलाइट के लिए बात करें कि VNTR हर इंसान में अलग अलग होता है, हर इंसान में ये डिफरेंट होता है। समझ में आ रहा है? हर इंसान में ये डिफरेंट होता है। इस मिनी सैटेलाइट डीएनए के VNTR की हम बात करें तो हर इंसान में अलग अलग होता है बेटा। अब हम देखते हैं कि प्रोसेस किस तरह से होगी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। इसके लिए जैसे मान लो किसी व्यक्ति का कोई मर्डर हो गया है या कोई आपराधिक प्रवृत्ति हो गई है, तो सबसे पहले हम सैंपल्स वहां से लेते हैं। सैंपल्स लेते हैं जैसे कि ब्लड सैंपल हो सकता है, हेयर फॉलिकल हो सकता है, या सलाइवा हो सकता है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ब्लड सैंपल की। चलिए, ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जाता है क्रिमिनल साइड से। ब्लड सैंपल लिया गया। ब्लड सैंपल किन किन का है? जैसे जिसका मर्डर हुआ है और उसके पास में अन्य स्थानों पर जो मिला है जहां संदिग्ध कंडीशन बन रही है, तो ये पता लगाया जाता है कि जो मर्डर साइट है जहां पर मर्डर हुआ है, या अन्य व्यक्ति, जैसे कि व्यक्ति ए हो सकता है, जैसे कि व्यक्ति बी हो सकता है, तो संदिग्ध अवस्था में यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है। तो इसकी पर्टिकुलर प्रोसेस है बेटा, और ये पर्टिकुलर प्रोसेस आपको इस वीडियो में समझनी है। इस VNTR को हम STR भी कहते हैं। क्वेश्चन आता है आपको, शॉर्ट टेंडम रिपीट इसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले डीएनए जो एक्सट्रैक्ट करना है, इस डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, आइसोलेट करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। फर्स्ट स्टेप होगा आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकंड स्टेप होगा डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बेटा ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं, ये मॉलिक्यूलर सीजर की तरह कार्य करते हैं। यानी ये क्या है कि डीएनए सेगमेंट को, ये डीएनए सेगमेंट है, इस तरह से कट करते हैं, कैंची की तरह काट देते हैं, जैसे कैंची किसी चीज को काटती है। इसके बाद नेक्स्ट जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, फिर डीएनए सेगमेंट्स को पृथक करेंगे, सिलेक्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट, फिर सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक, टेक्निक से गुजारा जाएगा, और उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन किया जाएगा विद प्रोब। ये टेक्निक्स डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आएगी। तो सबसे पहले आइसोलेशन डीएनए का 1% जो VNTR, तीनों का हम मैच करके देखेंगे। तीनों जो मर्डर साइट पे, यहाँ मर्डर साइट से जो है 0.1% इस डीएनए को फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा
क्लियर किया जाएगा। तीनों व्यक्तियों का 0.1% भाग डीएनए है। इसके VNTR तीनों में जो है क्लियर किए जाएंगे। अलग देखा जाएगा कि कौन से व्यक्ति का VNTR इस मर्डरर से सेम मैच खाता है। इससे पता लगाया जाएगा कि आपराधिक प्रवृत्ति में A व्यक्ति इन्वॉल्व है या B व्यक्ति इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले डीएनए सेगमेंट्स जो 0.1% है, इसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट करने के लिए एक्सट्रैक्ट किया जाएगा डीएनए का। एक्सट्रैक्ट करने के लिए डीएनए को 0.1% भाग जो डीएनए का है उसको लिया और उसको एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करके हम अगले स्टेप में जाएंगे। डाइजेशन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा एक्सट्रैक्ट करके इसको मॉलिक्यूलर सीजर्स जैसे किसी चीज को काट दिया, ऐसे डीएनए को ये काटेगी। जैसे कि ये डीएनए है और इस डीएनए को आइसोलेट किया। चलिए डीएनए को आइसोलेट कर लिया। अब डीएनए में जो रिपीटेटिव यूनिट्स है, मान लीजिए इसमें AGAC रिपीटेटिव यूनिट्स है। इसके अगले स्टेप में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से डीएनए के कट कर दिए गए, डीएनए को डाइजेस्ट कर दिया गया। तो ये डीएनए के सेगमेंट्स पृथक हो गए। अब इन डीएनए सेगमेंट्स में जो कट लगा है, इनको हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से डेंसिटी के बेस पे अलग करेंगे। बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से हमें, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति जिसका मर्डर हुआ है और ये व्यक्ति वो है संदिग्ध, जहां वहां से सैंपल लिए गए थे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से काटने के बाद साइज के बेस पे इनको अलग करेंगे। उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के द्वारा इनको अलग कर देंगे। मान लीजिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम देखिए एगेरोस जेल काम में लेंगे। एगेरोस जेल प्लेट यहाँ काम आएगी। साथ में यहाँ पर एल्कलाइन सॉल्यूशन काम आएगा। एल्कलाइन सॉल्यूशन काम आएगा और यहाँ पर हम करंट रन करवाएंगे बेटा एगेरोस जेल प्लेट में। तो डेंसिटी के बेस पर ये डीएनए फ्रेगमेंट जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा काटे गए थे, ये जो है अलग होंगे। अब अलग कैसे होंगे? मान लीजिए मर्डर का सेगमेंट आ रहा है यहाँ पर 2 और 3 पर, दोनों क्रोमोसोम्स, और ए व्यक्ति के सेगमेंट्स यहाँ आगे 4 और 5 पर आ रहे हैं। इसी तरह से थर्ड व्यक्ति का यानी बी का वही 2 और 3 साइज पर पॉइंट पर आ रहा है। इसके बाद फ्रेगमेंट्स को अब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक के बाद आगे की प्रोसेस में लेते हैं। इन पर हम नाइट्रोसेलुलोज नाइलॉन शीट जो है जेल, ये जो प्लेट है एगेरोस जेल प्लेट, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करने के बाद यहाँ पर नाइलॉन शीट रखेंगे। यहाँ पर नाइट्रोसेलुलोज पेपर या नाइलॉन शीट रखेंगे और नाइलॉन शीट रखते हैं तो डीएनए फ्रेगमेंट को ये नाइलॉन शीट जो है एब्जॉर्ब कर लेती है। ये नाइलॉन शीट इन डीएनए फ्रेगमेंट को एब्जॉर्ब कर लेती है। इस तरह से इनके ये फ्रेगमेंट्स नाइलॉन शीट पर आ जाएंगे। चलिए अब इसके बाद ये जो है नाइलॉन शीट के ऊपर, नाइलॉन शीट के बाद इस प्लेट पर हम सदर्न ब्लॉटिंग, ये नाइलॉन शीट से पर इसको एब्जॉर्ब करना, सदर्न ब्लॉटिंग
कहलाता है। यानी कि ये फ्रेगमेंट्स नाइलॉन शीट पर आज आ गए हैं, इसको हम कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। नाइलॉन शीट पर ये जाकर के जुड़ गए हैं, ये डीएनए फ्रेगमेंट्स थे इस नाइलॉन शीट पर आ गए हैं। इसके बाद हम रेडियो एक्टिव प्रोब का इस्तेमाल करेंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब का इस्तेमाल करेंगे। रेडियो एक्टिव प्रोब का इस्तेमाल करने से क्या होता है बेटा, इस पे जो है कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। जैसे कि मान लीजिए हमने AGAC सीक्वेंस प्रेजेंट है इस मर्डरर के, इसको डीएनए सीक्वेंसिंग के द्वारा जान लिया जाता है और इसकी सीक्वेंसिंग में AGAC है नाइट्रोजनस बेस, तो इसकी कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस बनी TCTG। इस तरह से ये प्रोब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कंप्लीमेंट्री डीएनए यहाँ पर। और ये रेडियो एक्टिव प्रोब का इस्तेमाल करेंगे, और रेडियो एक्टिव प्रोब का इस्तेमाल करने से ये जो फ्रेगमेंट्स है ये शाइन करने लगेंगे। लेकिन ये जो है अभी तक साइंटिस्ट को दिख नहीं रहे, ये व्यक्ति को लिए एक केमिकल टेस्ट होता है, ये दिख नहीं रहा है। लेकिन इसको जब हम एक्सरे फिल्म पर लेते हैं, एक्सरे फिल्म पर लेते हैं, तो ये शाइन करने लगते हैं बेटा, ये शाइन करने लगते हैं। और इस तरह से ये रिपीटेटिव यूनिट्स क्लियर हो जाती है। इस तरह से जब पर्सन A, पर्सन B और पर्सन 3 का पैटर्न जब चेक किया जाता है, तो A, B, C तीनों के पैटर्न को, यानी कि मर्डर, जिसका मर्डर हुआ है, जिसका संदिग्ध व्यक्ति हैं A और B, इनके पैटर्न जब देखे जाते हैं तो ये जो सेकंड, ये फर्स्ट और थर्ड है, इसका पैटर्न सेम आ रहा है। यानी इस व्यक्ति का मर्डर हुआ है और इसका पैटर्न अलग है और इसका पैटर्न इसके सेम आ रहा है। तो इस तरह से ये क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के, क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करने के लिए ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक काम आती है। चलिए आगे हम देखते हैं इसकी प्रोसेस जो आज हमने सीखी है रिपीटेटिव यूनिट्स के आधार पे, कि किस तरह से हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हुई और कैसे जो है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हमने एक व्यक्ति के डीएनए को दूसरे व्यक्ति के डीएनए से पृथक किया। कौन कौन सी टेक्निक्स इसमें काम आई, वापस हम समराइज करते हैं। तो बेटा देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने किया कि किसी व्यक्ति के डीएनए को कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं, कहाँ से हम एनसीईआरटी की बुक से आपको मैच करवा रही हूँ इन चीजों का, कि जो हमने आज सीखा है व्यक्ति के विभिन्न टिश्यूज से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इन टिश्यूज से, जैसे कि ब्लड है, बाल है, फोलिकल है, स्किन है, कोई भी हड्डी होती है व्यक्ति की, या सलाइवा होता है, यहाँ से डीएनए को जो है प्राप्त कर सकते हैं। ये जो है एक पहचान औजार के रूप में उपयोगी होता है और इसी को जो है ऐसे पैतृक विवादों को सोल्व करने के उपयोग में लिया जाता है। समझ में आ रहा है आपको कि किस तरह से हम इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम जो है इनका उपयोग करते हुए चलिए आपके एनसीईआरटी की बुक से ये चीज मैं आपको क्लियर कर रही हूँ कि कैसे आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। जैसे कि क्रोमोसोम्स आपके लिए हुए हैं, ये क्रोमोसोम्स आपके लिए हुए हैं पैतृक
और मात्रक गुणसूत्र, गुणसूत्र 7, गुणसूत्र 7 ये आप देख रहे हो, ये दो व्यक्ति हैं, संदिग्ध व्यक्ति हैं, ए और बी। इस तरह से जिसका मर्डर हुआ है ये वो व्यक्ति है। आपराधिक क्रिमिनल साइट से जो हमें डीएनए प्राप्त हुआ है ये है। अब देखिए, व्यक्ति ए से प्राप्त डीएनए व्यक्ति बी से प्राप्त, कोई से भी क्रोमोसोम्स यहाँ ले सकते हैं और इन क्रोमोसोम्स का यहाँ पर 7, 2 और 16 नंबर वाला क्रोमोसोम लिया हुआ है, 7, 2 और 16 नंबर। इनके रिपीटेटिव यूनिट्स का हमें पता नहीं है, लेकिन रिपीटेटिव सीक्वेंस यहाँ पर इस तरह से बन रही है। क्लियर है? इस तरह से ये पैटर्न आपको दिए में है। ये क्रिमिनल साइट से प्राप्त डीएनए है। अब देखिए, इसका मैच करिए कि जब हम फिंगर प्रिंटिंग करते हैं तो इसके बैंड्स जो हमें प्राप्त होते हैं, जो हमें बैंड्स प्राप्त होते हैं वो किस तरह से प्राप्त होते हैं? ये क्रिमिनल साइट के बैंड्स है बेटा। अब इनमें इस ए और बी जो आपके क्रिमिनल साइट से अदर व्यक्तियों का, संदिग्ध व्यक्तियों का डीएनए प्राप्त हुआ है, इनसे मैच करके देखते हैं। तो इनमें जब मैच करके देखेंगे तो हमें इस फर्स्ट का इस बी वाले से मैच करते हुए बैंड्स दिख रहे हैं। ये वाले बैंड्स इस बी वाले व्यक्ति से मैच करते हुए दिख रहे हैं, यानी कि इनका VNTR सेम है। 0.1% भाग डीएनए का। इससे हमने फिंगर प्रिंटिंग को पता लगा लिया कि किस तरह से इनका VNTR सेम आ रहा है, यानी जो मर्डर किया है वो इस व्यक्ति ने किया है। तो समझ में आया होगा। क्रोमोसोम्स की स्टडी करके डीएनए टेस्ट किया और डीएनए टेस्ट में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किया 0.1% भाग से, और इस तरह से पता लगा लिया कि ये व्यक्ति है जिसने मर्डर किया है। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो समझ में आया होगा आपके।